हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पेनेसिया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज से हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि चाल चाल इजकल टू दूरी बटे समय। ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला है। यदि हम इंग्लिश में लिखें तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस डिस्टेंस बाई टाइम टाइम होता है। या हम इसे चाहे तो स्पीड यानी कि v, डिस्टेंस यानी कि d और टाइम यानी कि t भी लिख सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ बेसिक नियम हैं जिसे हम आज पढ़ेंगे। इसको यदि देखें तो इसे तीन केसेस बनते हैं। जिन्हें हम आज स्टडी करेंगे, और इन्हीं केसेस का इस्तेमाल करके टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का लगभग 70 से 80% क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम पहला केस को देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं केस वन। केस वन केस वन में क्या हम लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं कि यदि दूरी समान हो, दूरी क्या हो, समान हो, दूरी समान हो यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल। डिस्टेंस इज इक्वल यानी कि दूरी समान होने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि ये ए और बी कोई बिंदु है जिनके बीच की दूरी डी है। ठीक है। ए से कोई व्यक्ति चलकर बी तक दूर जाता है, जैसे डी दूरी तय करके ए से कोई व्यक्ति चल करके बी तक जाता है। इस दौरान इसकी चाल v1 होती है और इसे t1 समय लगता है। ठीक है। और वही व्यक्ति फिर बी से ए तक वापस आता है और इस दौरान इसकी जो चाल होती है v2 होती है और इसे t2 समय लगता है। तो इस स्थिति में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि चाल इजकल टू दूरी बटे समय का प्रयोग करें तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, डी इजकल टू चाल यानी कि v1 इंटू t1, यानी कि जाते समय इसकी जो चाल थी v1 थी और समय जो लग रहा था t1 लग रहा था, और इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, d थी। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं तथा आते समय इसे हम लिख देते हैं कि जाते समय लिख देते हैं। और यहाँ पे हम डी इजकल टू, यदि आते समय बात करें तो बी से ए तक आते समय इसकी जो चाल है भी है और समय t2 लग रहा है। तो यहाँ पे डी इजकल टू हो जाएगा v2 इंटू t2। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं लौटते समय। इसे हम लिखते हैं लौटते समय। ठीक है। अब यदि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम लिखें तो क्योंकि d इजकल टू डी है तो यहाँ से हमें v1 इजकल टू t1 इजकल टू, यहाँ से हमें v1 इंटू टी वन इजकल टू v2 इंटू t2 प्राप्त होता है। यदि हम इसे सॉल्व करें तो v1 बाई v2 इजकल टू t2 बाई t1 एक रिलेशन प्राप्त होता है। यानी कि जब इक्वल्स डिस्टेंस हो, यानी कि डिस्टेंस इक्वल हो, तो हमें स्पीड और टाइम के बीच एक रिलेशन प्राप्त होता है। इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि जिसकी चाल कम होगी उसे ज़्यादा समय लगेगा और जिसकी चाल ज़्यादा होगी जिसकी चाल कम होगी उसे ज़्यादा समय लगेगा और जिसकी चाल अधिक होगी उसे कम समय लगेगा। यानी कि डिस्टेंस यदि समान हो तो जिस व्यक्ति या जिस वाहन की चाल कम होगी उसे ज़्यादा समय लगेगा और जिस वाहन या व्यक्ति की चाल अधिक होगी उसे कम समय लगेगा। तो यहाँ से इस रिलेशन को हम याद रखेंगे, हमारे बहुत काम आने वाला है। चलिए केस टू को देखते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं केस टू। तो केस टू में हम लेते हैं कि समय इक्वल हो, यानी कि समय समान हो यानी कि टाइम इज इक्वल अब टाइम इक्वल होने का क्या तात्पर्य है। तो मान लीजिए कि ये ए और बी कोई बिंदु है
और यहाँ से सी और डी कोई दूसरी बिंदु है। यहाँ पर दो दोस्त हैं, मान लीजिए कि दो दोस्त हैं एक्स और वाई, यानी कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच यह शर्त लगती है कि वो रेस लगाएंगे और उन्हें समान टाइम मिलेगा, यानी जो समय मिलेगा वो निश्चित मिलेगा। मान लीजिए कि इन्हें टी समय मिलने वाला है, इनको यानी मिस्टर एक्स को भी टी समय मिलने वाला है और मिस्टर वाई को भी टी समय मिलने वाला है। और इन रेस शुरू करते ही ये मिस्टर ए एक्स जो होते हैं ए से दौड़ना शुरू करते हैं और मिस्टर वाई सी से दौड़ना शुरू करते हैं। और टी समय पश्चात जब रेस खत्म होती है और डिस्टेंस मापा जाता है तो देखा जाता है कि जो मिस्टर एक्स होते हैं D1 दूरी तय कर पाते हैं और जो मिस्टर वाई होते हैं ये D2 दूरी तय कर पाते हैं। और इनकी जो चाल का देखा जाता है तो इनकी मिस्टर एक्स की V1 होती है और मिस्टर वाई की V2 होती है। तो यहाँ से हम यदि डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करें तो हमें पता चलता है कि टी इजकल टू क्या हो जाएगा, D1 बाई बटे V1, ये मिस्टर एक्स के लिए है। तथा मिस्टर वाई के लिए बात करें तो T=D2/V2 होगा। क्योंकि यहाँ पे टी समान है तो हम यदि इसको इक्वल पे रखते हैं तो D1/V1 D2/V2 होगा। और यदि हम इसे सॉल्व करें तो D1, सॉरी दिख नहीं रहा था, तो D1 इंटू V2 इक्वल टू D2 इंटू V1, या इसे हम यदि यहाँ पे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे यदि हम रखते हैं तो यदि V1/V2 इक्वल टू, इसको हम नीचे लाते हैं तो D1/D2, ये हम एक दूसरा रिलेशन प्राप्त होता है केस 2 से, जहाँ से हमें पता चलता है कि यदि टाइम इक्वल हो तो जिसकी चाल यानी कि जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगा और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा केस सॉल्व होता है। चलिए अब तो फ्रेंड्स अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3 चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि चाल समान हो, यानी चाल समान हो यानी कि स्पीड इक्वल हो। अब स्पीड इक्वल होने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ से मिस्टर एक्स हैं जिनकी चाल इक्वल है, यानी यहाँ से ये ए से बी तक दूरी तय करते हैं, उनकी चाल भी होती है। तो ये ए से बी दूरी तय करने में मान लीजिए कि टोटल D1 दूरी तय करते हैं और इनका टोटल समय T1 लगता है, ठीक है। और एक दूसरी दूरी मान लीजिए कि ये सी से क्या है, डी है, और जिसके बीच की दूरी D2 है। ये हम सी से ई मान लेते हैं क्योंकि डी दो जगह आ जाएगा तो इसलिए सी से ई मान लेते हैं। तो इसके बीच की दूरी डी है, क्योंकि इनकी चाल इक्वल है तो ये भी चाल से ही दूरी तय करेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए कि इनको T2 समय लग रहा है, तब यदि हम डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आपका हो जाएगा तो D1/T1। ये कंडीशन 1 के लिए है, जो ए से बी तक जाते हैं तो इनके बीच की दूरी D1 है और इसको तय करने में इनको T1 समय लग रहा है। तो इसको माने कि क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और यदि कंडीशन 2 की बात करते हैं, जिसे सी से ई तक जाते हैं जिसके बीच की दूरी टी है, तो यहाँ पर हमें भी इक्वल टू निकल कर आएगा D2/T2 और इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। यहाँ पर जिस कंडीशन 1 के लिए बात करें तो इसके बीच की दूरी D1 है और ये भी चाल से जाते हैं तो इसको T1 समय लगता है, तो हम यहाँ पे भी इक्वल टू D1/T1 मानेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। और कंडीशन 2 की बात करें, जो सी से ई तक जाते हैं तो इसके बीच की दूरी क्या है, D2 है और इन्हें भी चाल से तय करते हैं और इनको T2 समय लगता है। तो यदि हम डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करें तो यहाँ भी इक्वल टू हमें D2 यानी कि कुल चली गई दूरी और समय यानी T2 यानी लिया गया कुल समय है। यदि हम इस समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड को रखें, इक्वल करें, क्योंकि भी इक्वल टू भी ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हमें D1/T1 इक्वल टू D2/T2 प्राप्त होता है। और यदि हम इसे सॉल्व करें तो D1 इंटू T2 इक्वल टू D2
इंटू T1 प्राप्त होता है। और इसे हम और थोड़ा सा सॉल्व करें तो T1 बाई D2 यानी कि ये नीचे आ जाएगा इक्वल टू T1 बाई T2 प्राप्त होता है। तो ये हमें तीसरा रिलेशन प्राप्त होता है। यहाँ यदि क्या हो, चाल इक्वल हो तो हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच एक तीसरा रिलेशन प्राप्त होता है, जिसका मतलब ये निकलता है कि यदि आपका चाल इक्वल हो, चाल बराबर हो, तो ज़्यादा दूरी तय करने में कम दूरी तय करने में कम समय लगेगा और ज़्यादा दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो D1 है ये कम है D2 से, और ये T1 है कम है T2 से, और जो V1 है ये कम है V2 से। ठीक है, तो चलिए एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं जिसे हम एवरेज निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये दूरी है A और B, जिसके बीच की दूरी D है। ठीक है, एक व्यक्ति A से B तक जाता है और इसकी चाल होती है x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यहाँ पे टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ एवरेज स्पीड निकालना होता है यहाँ पे। और ये E से जब A तक आता है तो इसकी जो चाल हो जाती है वो y किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हमें बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं जहाँ पे पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति समान दूरी तय करता है, इसमें जाते समय उसकी चाल कुछ होती है और आते समय चाल कुछ अलग होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस तो इक्वल है, D दूरी ही तय किया जा रहा है, लेकिन जाते समय इनकी जो चाल होती है x किलोमीटर प्रति घंटा होती है और आते समय जो चाल होती है y किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इस स्थिति में इनकी जो औसत चाल क्या होगी, औसत इनकी जो चाल होगी, औसत चाल के लिए हम लोग की डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं, और ये होगा औसत चाल इक्वल टू, यानी कि देखिए ये प्रक्रिया कितनी बार, एक बार तो A से B तक जा रहे हैं और B से पुनः A तक आ रहे हैं, तो यह प्रक्रिया 2 बार होती है। ठीक है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। जाते समय इनकी जो चाल होती है x होती है और वापस आते समय y होती है, तो हम x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस एक्स वाई को जोड़ देंगे, और ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। अगले तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो आसान से और शुरू करते हुए हम लोग टफ लेवल के क्वेश्चन को भी आसान सॉल्व प्रश्न से करेंगे। शुरू करते हुए कठिन तो प्रश्नों तक धन्यवाद। जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।